Hello and welcome to Achievers Hive, dear learners of IGNOU MS Psychology सेकेंड ईयर क्लिनिकल साइकोलॉजी के इजी नोट्स का एक्सप्लेनेशन चल रहा है 012 यानी आपके सेकंड पेपर के कुछ टॉपिक्स को हमने इजी नोट्स में कवर कर लिया है वीडियो एक्सप्लेनेशन में। आज 26 टॉपिक से बिगिन करेंगे। आज के वीडियो में भी 4 टॉपिक्स रहेंगे। शुरुआत करेंगे साइकोलॉजिकल असेसमेंट एंड इट पर्पसेस से। ये पूछा गया है क्वेश्चन काफी। साइकोलॉजिकल असेसमेंट के बारे में कुछ भी बता पाना अब आपके लिए बड़ी बात नहीं है। आपको याद होगा जब हमने ये जो पेपर था शुरू किया था तब शुरुआत में साइकोलॉजिकल असेसमेंट, साइकोडायग्नोस्टिक्स, बहुत सारी चीज़ों को कई सारे टॉपिक्स के साथ में हमने कवर किया था। तो वहां पर बात तो हो चुकी है, लेकिन फिर भी क्योंकि क्वेश्चन पूछा गया है, रिसेंटली से ऐड किया है मैंने, ऐड ऑन किया है आपके एक्सप्लेनेशंस में। तो चलिए बिना किसी डिले के आज के वीडियो को शुरू करते हैं। अंडरस्टैंड करेंगे कि साइकोलॉजिकल असेसमेंट होता क्या है और पर्पस क्या है इसका, हम क्यों करते हैं ये। Psychological assessment is a comprehensive process designed to understand an individual's psychological functioning, personality, cognitive abilities and behavioral pattern. जब हम किसी भी पर्सन का साइकोलॉजिकल असेसमेंट करते हैं तो एक हमारा कुछ उद्देश्य होता है, कुछ ऑब्जेक्टिव होता है करने का। और वो ऑब्जेक्टिव क्या क्या हो सकते हैं कि हम किसी पर्सन की साइकोलॉजिकल स्टेट को, फंक्शनिंग को अंडरस्टैंड करना चाहते हैं, पर्सनैलिटी के बारे में जानना चाहते हैं, उसकी कॉग्निटिव एबिलिटीज को असेस करना चाहते हैं, उसके बिहेवियरल पैटर्न को अंडरस्टैंड करना चाहते हैं, या फिर उसके अंदर कोई भी अबनॉर्मैलिटी, कोई भी इशू है वो अगर हमें दिख रहा है तो उसके बारे में हम डिटेल में जानना चाहते होते हैं। तब हम साइकोलॉजिकल असेसमेंट करते हैं। इस प्रोसेस में हम बहुत सारे टूल्स का, टेक्निक्स का, मेथोडोलॉजीज का यूज करते हैं, जो कि इंटरव्यू, ऑब्जर्वेशन, स्टैंडर्डाइज टेस्ट, सेल्फ रिपोर्ट, इन्वेंट्रीज हो सकती हैं। लेकिन प्राइमरी पर्पसेस क्या हैं साइकोलॉजिकल असेसमेंट को करने के, वो हम यहाँ पे पढ़ेंगे। सबसे पहले तो डायग्नोस करना होता है। हम ये जानने की कोशिश करते हैं किसी पर्सन के अंदर कोई मेंटल हेल्थ डिसऑर्डर तो नहीं है, कोई पर्सनालिटी डिसऑर्डर तो नहीं है, कोई भी ऐसा इशू जो उसके बिहेवियर पर अफेक्ट कर रहा है, जो उसकी रेगुलर लाइफ को इम्पैक्ट कर रहा है, उसकी फंक्शनिंग को डिटोरिएट कर रहा है। ऐसा कोई भी कॉज तो नहीं है। हम डायग्नोसिस के थ्रू जानने की कोशिश करते हैं। इसकी हेल्प से जब हम डायग्नोस कर पाते हैं तो ट्रीटमेंट की प्लानिंग कर पाते हैं कि भाई जब किसी भी पर्सन का हम असेसमेंट करेंगे तो आगे चल के फिर उसकी ट्रीटमेंट की प्लानिंग भी कर पाएंगे। तो कोई भी थेरेप्यूटिक मोडालिटीज जो हमें यूज करनी है, बिहेवियरल थेरेपी, साइको एनालिसिस, मेडिकेशन, क्या हम उसको देंगे, उसकी प्लानिंग भी हम कर पाते हैं जब हम असेसमेंट करते हैं। तब असेसमेंट के बिना हम डायरेक्ट ट्रीटमेंट नहीं कर सकते। एजुकेशनल प्लेसमेंट में भी यूज हो सकता है। कुछ साइकोलॉजिकल असेसमेंट्स होते हैं जो कि हमें डिसेबिलिटीज, गिफ्टेडनेस, स्पेशल एजुकेशनल नीड्स की तरफ भी लेकर जाते हैं। इनकी हेल्प, जिनका जब हम यूज करते हैं स्कूल्स में तो बहुत सारी प्रॉब्लम को एनकाउंटर किया जा सकता है, जिसमें कि WISC यानी जो चिल्ड्रन, बच्चों के लिए जो बनाया गया है वेशलर का इंटेलिजेंस स्केल, वो यूज हो सकता है। स्टैनफोर्ड बिने की हेल्प से एजुकेशनल स्ट्रेटेजीज, प्लेसमेंट्स वगैरह में हेल्प मिलती है। करियर गाइडेंस में भी ऑफकोर्स हेल्प मिलती है। जब किसी पर्सन का असेसमेंट करेंगे तो एजुकेशनल लेवल पर भी वो असेसमेंट हो सकता है। तो ऐसे केस में करियर गाइडेंस देने के लिए जरूरत पड़ सकती है। MBTI पर्सनैलिटी के लिए होता है। मेयर्स ब्रिग्स टाइप इंडिकेटर, पर्सन की किस टाइप का पर्सन है, वो टाइपोलॉजी पर बेस्ड है ये जो टेस्ट है, इसको अप्लाई किया जाता है। तो करियर गाइडेंस में हेल्प मिलती है। इसके अलावा लीगल एंड फॉरेंसिक एप्लीकेशन भी हो सकते हैं, यानी पर्सन की इमोशनल कॉम्पिटेंसी को भी देखा जा सकता है। क्रिमिनल रिस्पॉन्सिबिलिटी असेसमेंट किया जा सकता है। पर्सन कहीं खुद को फ्यूचर में सेल्फ हार्म करने की स्टेज पे तो नहीं पहुंचने वाला है, उसका जो मेंटल का स्टेटस है वो कितना डिफिकल्ट हो चुका है, ये सब भी आइडेंटिफाई हम कर सकते हैं। और लीगल डिसीजंस में पर्सनालिटी डेवलपमेंट में भी होता है। पर्सनल डेवलपमेंट कह लीजिए, चाहे पर्सनालिटी का डेवलपमेंट कह लीजिए, पर्सन का जो डेवलपमेंट है उसको अंडरस्टैंड करने के लिए भी असेसमेंट करते हैं कि जब उसका डेवलपमेंट प्रॉपर तरीके से हो रहा है या नहीं हो रहा है, उसके डेवलपमेंट में कोई इशू तो नहीं है, इसको असेस करा जा सकता है। और अगर पर्सनालिटी डेवलपमेंट के केस में देखें तो फिर उसकी अपनी ग्रोथ के केस में देखा जा सकता है कि उसकी पर्सनालिटी में किस हद का इंप्रूवमेंट हो रहा है, तो वो टॉपिक वहां हो जाएगा। लेकिन पर्सनल ग्रोथ के लिए हम देखेंगे, असेसमेंट करते हैं, एजुकेशनल कॉन्टेक्स्ट में हो सकता है, इमोशनल इंटेलिजेंस को अंडरस्टैंड करने के लिए या स्ट्रेस रिस्पॉन्स को अंडरस्टैंड करने के लिए भी हो सकता है। रिसर्च के लिए भी होता है असेसमेंट। साइकोलॉजिकल असेसमेंट की हेल्प से हम साइकोलॉजिकल रिसर्च में बहुत सारा डेटा गैदर कर पाते हैं, क्योंकि जब असेसमेंट करते हैं तो जाहिर सी बात है बहुत सारा डेटा हमें मिलता है। उस डेटा का हम यूज कैसे करेंगे, तो ह्यूमन बिहेवियर के बारे में, उसके इंटेलेक्चुअल एबिलिटीज के बारे में, उसके इमोशंस के बारे में बहुत सारी चीजें हमें मिल पाती हैं, जिसकी वजह से हम कोई हाइपोथेसिस बना पाते हैं। हाइपोथेसिस क्या होती है? कोई टेंटेटिव सिचुएशन, टेंटेटिव स्टेटमेंट, जिसको अज्यूम करके हम शुरू में चलते हैं और लास्ट तक पहुंचकर हम ये पता कर पाते हैं कि वो हाइपोथेसिस टेस्ट हो रही है या नहीं, ट्रू है या फॉल्स है। लेकिन हाइपोथेसिस बनाने के लिए पहले हमें इन्फॉर्मेशन तो चाहिए ना, तो वो हमें मिलती है असेसमेंट के थ्रू। ऑर्गेनाइजेशनल डेवलपमेंट, ऑर्गेनाइजेशंस में जैसे लीडरशिप स्टाइल, टीम डायनामिक्स, एम्प्लॉय सेटिस्फेक्शन, स्ट्रेस लेवल के लिए भी बहुत सारे इन सब का असेसमेंट करने के लिए बहुत सारे टूल्स की जरूरत पड़ती है, तो वहां भी असेसमेंट हो सकता है।
तो वर्क प्लेस पर भी इसकी ज़रूरत पड़ती है। इसमें काफ़ी सारे चैलेंजेस भी होते हैं, एथिकल कंसिडरेशन का भी ध्यान रखा जाता है। असेसमेंट वैसे तो बहुत लेवल पे किया जा सकता है, लेकिन कभी भी असेसमेंट किया जाए एथिकल कंसिडरेशन को ध्यान रखना है। ये ध्यान रखना है कि किसी भी पर्सन की कॉन्फिडेंशियलिटी को हमें मेंटेन करना है, इन्फॉर्म्ड कंसेंट लेना है, मिसयूज नहीं करना है किसी भी इंफॉर्मेशन का। ये सब उसके एथिकल कंसिडरेशन में आते हैं। तो कुल मिला के साइकोलॉजिकल असेसमेंट के बहुत सारे पर्पसेज हैं। जब आप यहाँ पे साइकोडायग्नोस्टिक असेसमेंट पढ़ रहे थे तो वो यही चीज थी, पर आपने साइकोलॉजिकल असेसमेंट में क्या अलग पढ़ा ये समझिएगा। डायमेंशन बदल गई। आपने देखा कि जब आप साइकोडायग्नोस्टिक असेसमेंट की बात कर रहे थे तो उसमें हमारा जो फोकस था वो क्लिनिकल सेटअप पे ज्यादा था, कि क्लिनिकल लेवल पर या मेंटल डिसऑर्डर्स को डायग्नोस करने पे ज्यादा था, क्योंकि वो उसका मतलब ही वो टर्मिनोलॉजी ये चीज बताती है। लेकिन इन जनरल साइकोलॉजिकल असेसमेंट जब हम कहेंगे तो हम इसमें और भी स्ट्रीम्स को ऐड कर सकते हैं। ये पॉइंट मैं आपको यहाँ इसलिए समझा रही हूँ क्योंकि आप पढ़ने के बाद ये चीज समझ पा रहे होंगे कि जब हमने यहाँ पे साइकोलॉजिकल असेसमेंट को एक्सप्लोर किया, एक्सप्लेन किया, तो वहां पर हमने कॉलेजेस, ऑर्गेनाइजेशंस और भी डिफरेंट फील्ड्स को ऐड कर दिया। लेकिन जब हम साइकोडायग्नोस्टिक की बात करते हैं तो हम स्कूल लेवल पर अगर चले गए तो भी हमारा जो ऑब्जेक्टिव है वो रहेगा साइकोलॉजिकल इश्यूज को डायग्नोस करना, राइट, ऑन क्लिनिकल साइड, उस तरफ हम ही चलेंगे। लेकिन इधर हम एजुकेशनल पे भी जा सकते हैं, पर्सनैलिटी पे भी जा सकते हैं। तो साइकोलॉजिकल असेसमेंट का ये सब पर्पस होता है। अब ये एक टॉपिक है, पूछा गया है, इसलिए मैंने इसको टॉपिक यहाँ पे उसकी तरह बनाया है। व्हाट आर द कॉमन पॉलिसीज एंड पिटफॉल्स इन साइकोलॉजिकल टेस्टिंग एंड असेसमेंट। कौन कौन सी वो कॉमन पॉलिसीज एंड पिटफॉल्स होते हैं जो हम साइकोलॉजिकल टेस्टिंग या असेसमेंट में देखने को हमें मिलते हैं, मतलब कौन कौन सी इश्यूज हैं, कौन कौन सी प्रॉब्लम्स हैं जो हमें नजर आती हैं। तो साइकोलॉजिकल टेस्टिंग असेसमेंट वैसे तो बहुत ज्यादा इनवैल्यूएबल है, लेकिन फिर भी इसमें बहुत सारे पॉलिसीज एंड पिटफॉल्स देखने को मिलते हैं कि ये रिजल्ट्स को बदल देते हैं। ऐसे कोई भी वजह, ऐसे कोई भी कॉज जो रिजल्ट्स में वेरिएशन लेकर आ जाएं, वो हो सकते हैं। क्या क्या वो हो सकते हैं जिसकी वजह से इंटरवेंशंस मिसडायरेक्ट हो जाएं या फिर इनअप्रोप्रिएट कंक्लूजन्स पर हम पहुंच जाएं। सबसे पहले होते हैं कल्चरल बायसेस। ये एक बड़ी कॉमन सी बात है। कल्चर बायसेस क्या होते हैं? कल्चरल बायसेस का मतलब होता है कि अगर कोई भी एक टेस्ट एक ही कल्चर में डेवलप किया गया है तो जरूरी नहीं है वो दूसरे पर भी एप्लीकेबल हो, खास तौर से जब वो वर्बल होगा। समझिएगा इस बात को, कई बार जिक्र किया है वैसे तो मैंने, लेकिन फिर भी बता देती हूँ कि जब कोई वर्बल टेस्ट हम बनाते हैं और उसमें हम इस तरह के कंटेंट का यूज करते हैं जो वहीं के लोगों के हिसाब से है। लैंग्वेज की बात अगर हम करें तो अगर आपने किसी एक लैंग्वेज में किसी टेस्ट को बनाया है तो आप उसको उसी एरिया में जाकर रिपीट कर पाएंगे जहां पर वो लैंग्वेज भी यूज होती हो। अगर लैंग्वेज एक बैरियर है तो जो टेस्ट है वो तुरंत कल्चरली बायस्ड हो जाएगा। तो ऐसे में हमें ध्यान रखना होता है, नॉट जस्ट लैंग्वेज, और भी ऐसी बहुत सारी चीजें हो सकती हैं जिनके बेसिस पर जो टेस्ट है वो कल्चरली बायस हो जाए। जैसे अगर टेस्ट बना ही इंडिविजुअल के लिए है, इंडिविजुअल के लिए टेस्ट स्पेसिफिक हैं कई सारे ऐसे, पर आप उसको ग्रुप में एडमिनिस्टर करने की कोशिश करेंगे तो वहां से रिजल्ट उसके स्क्यू हो जाएंगे, रिजल्ट्स आपको प्रॉपर नहीं मिलेंगे। या जो ग्रुप टेस्ट है उसको आप इंडिविजुअल पे अप्लाई करने की कोशिश करेंगे तो वहां का जो क्वेश्चन आयर है, जो उसमें बनाए गए सब टेस्ट है, वो इस तरह से बनाए गए हैं कि वो ग्रुप के लिए है, तो आप उसको इंडिविजुअल पर नहीं कर सकते। तो यही चीज है कि कल्चरल बायसेस का हमें ध्यान रखना होता है। साथ ही और भी बायसेस का ध्यान रखना होता है कि जिसकी वजह से कोई जो टेस्ट है वो मिस रिजल्ट ना दे। टेस्ट का मिसयूज, टेस्ट का मिसयूज कैसे हो सकता है? यूजिंग टेस्ट फॉर पर्पसेस दे वर नॉट डिजाइंड फॉर और एडमिनिस्ट्रिंग देम टू पॉपुलेशन आउटसाइड द इंटेंडेड डेमोग्राफिक कैन लीड टू इनएक्यूरेट असेसमेंट। इसका मैं बहुत अच्छे एग्जांपल आपको बताती हूँ। टेस्ट मिसयूज में वो आएगा कि जैसे किसी बच्चे को प्रोजेक्ट का काम मिला, मान लेते हैं आप ही के एमएपीसी का कोई स्टूडेंट है, वो कोई प्रोजेक्ट कर रहे हैं। अब क्या हुआ, प्रोजेक्ट बनाने लगे, शुरुआत से तो काम बहुत अच्छा किया, पर कुछ सर्वेस करने थे, कुछ डेटा लेना था जिसके लिए टाइम नहीं बचा, प्रोजेक्ट की डेडलाइन सर पर आ गई। अब क्या करें ऐसे में? तो अपने घर में, रिश्तेदारों में, सारे में टेस्ट बांट दिया कि भाई आप जो है फटाफट से इसको गूगल फॉर्म को फिल कर दीजिए क्योंकि अब मेरे पास टाइम नहीं है और मुझे तो डेटा चाहिए ही चाहिए। तो इसलिए जल्दी से आप लोग अपने अपने नाम डाल के और जो भी है या फेक नेम्स डाल के इस डेटा को फटाफट से तैयार करके दे दीजिए। हम उस टेस्ट का मिसयूज कर रहे हैं यहाँ पे, क्योंकि उस, और ये चीजें होती हैं जो मैं आपको बता रही हूँ, ये होती भी हैं, लोग करते हैं, जिसकी वजह से टेस्ट के जो स्कोर्स हैं अब वो नहीं आएंगे जो वो पहले पर्सन कर रहा था, उस तरीके से चीजें नहीं होंगी। तो ये टेस्ट का मिसयूज हो जाता है जिसकी वजह से हमारे पास जो रिजल्ट्स हैं उनमें प्रॉब्लम आ जाती है। अब ये वाली जो बायसनेस है या ये वाला जो इश्यू है किस तरफ से होगा? ये उस पर्सन की तरफ से होगा जो रिसर्चर है, जो उस फील्ड में वर्क कर रहा है, असेसमेंट कर रहा है, असेस करने वाला जो पर्सन है। तो इस बात का ध्यान रखना होता है। फिर है कॉन्फर्मेशन बायस। Clinicians might interpret test result in a way that confirms pre-existing beliefs about the individual being assessed, whether consciously or subconsciously, जिसकी वजह से बायसनेस हो सकती है। जैसे कई बार टेस्ट में क्या होता है, किसी टेस्ट को लेकर
उनका ये अप्रोच होती है असेस करने वाले पर्सन की, ये भी उन्हीं की तरफ से बायसेस है कि जेंडर का ले लेते हैं, ये सबसे सिंपल रहेगा आपको समझाने के लिए कि जो क्लिनिशियन है उसके माइंड में ये है कि अगर मैथमेटिकल कैलकुलेटिव वाला पार्ट में बॉयज ज्यादा अच्छे से पार्टिसिपेट करेंगे, जो कि एक जनरल है, मैं आपको बता रही हूँ, ये एक प्रेजुडिस है, तो बेहतर रिजल्ट्स आएंगे, कम टाइम में वो हमें निकाल के दे देंगे। लेकिन अगर गर्ल्स पर इसको देंगे करने के लिए तो वो रिजल्ट्स वैसा ही निकल कर आएगा। अब उन्होंने गर्ल्स के ऊपर उस चीज का असेसमेंट किया और जो रिजल्ट आया उसमें अपना दिमाग ये ऐड कर दिया कि इसका तो रिजल्ट्स प्रॉपर होगा ही नहीं, इसमें तो एक्यूरेसी का जो चांसेस हैं वो कम है, ये सही से रिजल्ट नहीं निकल कर आएगा। तो ये कन्फर्मेशन बायस जो टर्म है ना, वो हमें ये बताती है कि माइंड में हमने प्री कन्फर्मेशन किया हुआ है, हमने अपने माइंड में एक सेटिंग की हुई है कि जो भी इंफॉर्मेशन या जो रिजल्ट्स हमने कलेक्ट किए हैं उस पर हमारे थॉट्स का इम्पैक्ट है, राइट। तो ऐसा होने पर जो रिजल्ट्स हैं वो नहीं निकल कर आएंगे और प्रॉपर तरीके से हमें नहीं मिल पाएगा जो हम चाह रहे हैं। ओवर रिलायंस और ऑन क्वांटिटेटिव डेटा, कई बार ऐसा भी होता है कि जो क्वांटिटी में रिजल्ट्स आते हैं, क्वांटिटी की फॉर्म में हमारे पास डेटा इकट्ठा होता है, हम उन्हें स्टैंडर्ड मान लेते हैं। जैसे कि एक बच्चा, इससे हटकर बात कर रही हूँ पर बात बहुत रिलेटेबल है, ध्यान से समझिएगा। एक बच्चा जो है वो पढ़ाई में एवरेज है, पर एग्जामिनेशन में उसने चीटिंग करी या जो भी करा या फिर तुक्के मारे उस एमसीक्यूज में या जो भी किया, उसके 100 में से 99 मार्क्स आ गए। अब उसके 99 मार्क्स को देखने पर कोई भी पर्सन कहेगा ये तो बच्चा बड़ा होशियार है। ये है इसी को हम कहते हैं ओवर रिलायंस ऑन क्वांटिटेटिव डेटा। ये तो मैं एक केस बता रही हूँ आपको, लेकिन जब असेस करने वाला पर्सन सिर्फ डेटा पर ही चला जाता है, अब वो डेटा कैसे इकट्ठा होकर आया, आप ये सोचिए। अभी मैं आपको उस एग्जाम्पल की तरफ वापस लेके जाती हूँ जिसमें उस पर्सन ने अपने फैमिली मेंबर से फेक इन्फॉर्मेशन कराई थी। तो वो जो डेटा निकल कर आया, जब वो उस पर्सन ने किसी और तीसरे पर्सन के हवाले किया, मान लीजिए अपने से ऊपर किसी सुपरवाइजर के हवाले वो किया, तो उस सुपरवाइजर ने देखा कि ये जो असेसमेंट होकर आया था इसमें डेटा तो बहुत बढ़िया है, सारी चीजें बड़ी ट्रू हैं, लेकिन क्या वो चीज सच है, मतलब जो नीचे ग्राउंड्स में चीजें की गई हैं वो ट्रू नहीं है। तो हमारा पूरी तरीके से ओवर रिलायंस हो जाना क्वांटिटेटिव डेटा पर भी कई बार चीजों को बदल देता है, क्योंकि इन्फॉर्मेशन कई बार क्वालिटेटिव भी हो सकती है, सब्जेक्टिव हो सकती है। हमें क्वालिटी पर भी वर्क करना है, उस पर भी सोचना है कि क्या चीजें वैसी हैं, दोनों का रिलेशन जो है वो अच्छा होना चाहिए। तो दिस कैन रिड्यूस अ कॉम्प्लेक्स ह्यूमन एक्सपीरियंस टू मेयर नंबर्स पोटेंशियली मिसिंग आउट ऑन क्रूशियल कॉन्टेक्चुअल इन्फॉर्मेशन। सैम्पलिंग एरर्स तो आपके वैसे आपने पढ़ी है, 5th पेपर में पढ़ी है सैम्पलिंग एरर्स क्या होती हैं। लेकिन सैंपल लेते वक्त जो भी एरर्स की जाती हैं वो सब सैम्पलिंग एरर्स होती हैं। यानी कि आपने जब डेट सैंपल लिया कि कितनों पे आप करेंगे, तो वो कितनी बड़ी पॉपुलेशन थी, कितनी छोटी थी, कितने सैंपल में आपने लोग लिए थे, तो ये सब चीजें भी मैटर करती हैं, टेस्ट के नॉर्म्स या चीजों को बदल सकती हैं। दिस कैन लीड टू मिस नॉर्मिंग वेयर इंडिविजुअल्स आर स्कोर्ड अगेंस्ट एन अनरिप्रेजेंटेटिव स्टैंडर्ड। रिलायबिलिटी इशू, ये तो है ही, रिलायबिलिटी और वैलिडिटी इशू तो आप अपने आप मान के चलिए, आप आराम से लिख ही सकते हैं, ऐड कर सकते हैं। टेस्ट रिलायबल होना चाहिए, मतलब जो अगर उसको दो डिफरेंट कंडीशंस में दो अलग लोग जो है वो असेस करें तो रिजल्ट सेम आने चाहिए। पुअर टेस्ट रीटेस्ट रिलायबिलिटी और इनकंसिस्टेंट एडमिनिस्ट्रेशन से भी अनरिलायबल आउटकम आ सकते हैं। वैलिडिटी के साथ भी यही चीज एप्लीकेबल होती है कि टेस्ट की जो वैलिडिटी है वो ये मेजर करती है, वो ये क्लेम करती है कि जिस चीज के लिए इसको मेजर किया जा रहा है वही करा जा रहा है। लेकिन अगर कंस्ट्रक्ट वैलिडिटी, कंटेंट वैलिडिटी, क्राइटेरियन रिलेटेड वैलिडिटी अगर टेस्ट आइटम में कॉम्प्रोमाइज हुई हैं तो फिर हमारे पास उस हिसाब से चीजें नहीं आएंगी, ये भी एक थ्रेट हो सकता है। रिस्पॉन्स बायस, इंडिविजुअल्स माइट रिस्पॉन्ड टू टेस्ट आइटम्स इन अ वे दैट दे थिंक इज एक्सपेक्टेड। ये होगा रिस्पॉन्सर की तरफ से, जो पर्सन रिस्पॉन्स देगा, जिस पर टेस्ट एडमिनिस्टर होगा, जिनका असेसमेंट किया जाएगा, ऐसे समझ लीजिए उनकी तरफ से कोई भी सोशल डिजायरेबिलिटी आ गई कि हम ऐसे ही एक्सपेक्टेड वे में आंसर देंगे तो हमारा जो है वो एक अच्छा रिजल्ट बनकर आएगा, उनकी प्रॉब्लम हमारी बहुत बड़ी प्रॉब्लम बन सकती है। कैसे? उनके रिस्पॉन्सेस की वजह से, किसी भी तरीके की बायसनेस करने की वजह से यहाँ पर प्रॉब्लम हो सकती है, हमारे रिजल्ट्स पे उसका इम्पैक्ट देखने को मिलेगा। फिर है ओवर पैथोलॉजाइजिंग, देयर इज अ रिस्क ऑफ ओवर डायग्नोजिंग बेस्ड ऑन टेस्ट रिजल्ट, पर्टिकुलरली व्हेन नॉर्मल ह्यूमन वेरिएशन इज इंटरप्रेटेड एज पैथोलॉजी। मतलब किसी भी चीज को बहुत ज्यादा टेस्ट के अंदर लेकर जाना, उसके ऊपर ज्यादा उसको टेस्ट के अक्रॉस लेके जाना, ज्यादा पैथोलॉजी की तरफ लेके जाना, वो सब ओवर पैथोलॉजिकली भी हो सकता है। एथिकल एंड कंसेंट इशू, अगर कोई एथिकल कंसिडरेशन का ध्यान नहीं रखा गया है, इन्फॉर्म्ड कंसेंट नहीं ली गई है, कॉन्फिडेंशियलिटी मेंटेन नहीं की गई है, तो भी प्रॉब्लम्स हो सकती है। ट्रेनिंग एंड कॉम्पिटेंसी, अगर साइकोलॉजिकल असेसमेंट को असेस करने वाला पर्सन वेल ट्रेंड नहीं है तो प्रॉब्लम होगी, ये भी एक इशू हो सकता है। एनवायरमेंटल फैक्टर तो रहते ही हैं, साइड बाय साइड चलते ही हैं कि एनवायरमेंटल फैक्टर की वजह से फिजिकल सेटिंग हो गई, किसी भी तरीके का स्ट्रेस, फटीग, ये सब भी रिजल्ट्स पे अफेक्ट डालते हैं।
तो ये एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, पूछा गया है, तो इसलिए यहाँ पे रिकॉर्ड में आपको नजर भी आ रहा है, मिस नहीं करना है और जरूर पढ़ना है। सिंपल था, ऐसा कुछ था नहीं, मुझे नहीं लगता ऐसा कुछ था जो आप नहीं लिख सकते थे, बस पॉइंटर्स थोड़े ध्यान में रखिएगा, काफी पॉइंटर्स में हमने कवर कर दिए हैं। देन कम्स सब सेक्शंस ऑफ क्रिएटिविटी मेजर्स। कौन कौन से सब सेक्शंस की हम बात करेंगे, क्योंकि क्रिएटिविटी है क्या? क्रिएटिविटी बीइंग अ मल्टीफेसेटेड कंस्ट्रक्ट इज मेजर्ड थ्रू वेरियस सबसेक्शंस और डायमेंशंस। जब हम क्रिएटिविटी की बात करते हैं तो क्रिएटिविटी आपने पढ़ा भी था एक टॉपिक कि क्रिएटिविटी को मेजर कैसे करेंगे, मेजर्स ऑफ क्रिएटिविटी, तो वही टॉपिक है। थोड़ा सा लैंग्वेज उसकी चेंज हो गई है। आपके वो कौन से सब सेक्शंस हैं या वो कौन से सब टॉपिक्स हैं क्रिएटिविटी के, जिसकी हेल्प से आप क्रिएटिविटी को मेजर कर सकते हैं। ओके, तो वही एक बार पहले भी हमने बात की थी, लेकिन फटाफट से इसको मैं आगे लेके चलूंगी। अब डाइवर्जेंट थिंकिंग। डाइवर्जेंट थिंकिंग एक ऐसी चीज है जिसकी हेल्प से हमें पता चल पाता है कि कोई भी पर्सन एक प्रॉब्लम के मल्टीपल सॉल्यूशंस ओरिजिनेट कर सकता है या नहीं, तो हमें पता चल पाता है कि वो जो है उसके अंदर डाइवर्जेंट थिंकिंग एग्जिस्ट करती है नहीं। जब किसी पर्सन की क्रिएटिविटी को चेक करना है तो उसकी डाइवर्जेंट थिंकिंग को चेक करना है। पढ़ा है आपने पहले, मैंने ही इस चीज में पढ़ाया है पेपर में, बस यहाँ पे टॉपिक को थोड़ा जो क्वेश्चन है उसको बदल दिया गया है। कन्वर्जेंट थिंकिंग कभी पढ़ाया था मैंने, आपको ध्यान होगा कि जब कोई पर्सन के पास बहुत सारे प्रॉब्लम के सोल्यूशन तो होते हैं, लेकिन व्हाट इज द बेस्ट सोल्यूशन फॉर दैट, जब वो एक चीज को डिड्यूस कर पाता है तब हम कहते हैं कन्वर्जेंट थिंकिंग उसके अंदर है। इसके अलावा फ्लुएंसी। This measures the quantity of ideas produced within a given time. High fluency suggests an individual can think of many ideas quickly. मतलब कितना फ्लुएंट है वो अपने आइडियाज में, जितना आइडियाज में फ्लुएंसी होगी, यानी कि एक आंसर अगर उसने निकाला है तो उसमें उसने 5 दिन लगाए, तब हम नहीं कहेंगे कि उसके अंदर इतना ज्यादा क्रिएटिविटी हाई है। क्रिएटिविटी की हाई होने पर उसकी फ्लुएंसी पे भी फर्क पड़ेगा, जिसको आप फ्रीक्वेंसी भी समझ सकते हैं, बट फ्लुएंसी का मतलब यहाँ पे हो गया हाउ व्हाट इज द गुड फ्लो ऑफ द थॉट्स कमिंग आउट, वो वाली बात है, इसलिए फ्लुएंसी वर्ड यूज हुआ है। फ्लेक्सिबिलिटी मतलब कितनी एबिलिटी है दो थॉट्स के बीच में, दो कॉन्सेप्ट्स के बीच में खुद को शिफ्ट करने की। अ फ्लेक्सिबल थिंकर कैन प्रोड्यूस आइडियाज फ्रॉम वेरियस पर्सपेक्टिव। अगर थॉट्स में फ्लेक्सिबिलिटी है तो किसी एक चीज पे पर्सन स्टिक नहीं रहेगा। ओरिजिनलिटी, उसके आइडियाज कितने यूनिक हैं, वो ओरिजिनलिटी है, राइट। तो ये भी एक सबसेक्शन हो गया, इसके बेसिस पर भी क्रिएटिविटी का जजमेंट होता है। एलैबोरेशन, कितना अच्छे से एलाबोरेट कर पाता है अपने थॉट्स को, जो एक्सप्रेशन है वो कितना अच्छा है, इसके बेसिस पर भी क्रिएटिविटी का जजमेंट होता है। उसके अंदर आर्टिस्टिक या एस्थेटिक सेंसिटिविटी है या नहीं है, इसके बेसिस पर भी हम कहते हैं कि जो पर्सन है वो क्रिएटिव होगा या नहीं होगा। प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी कैसी है, ये एक क्रिएटिविटी का डायमेंशन हो जाता है। सेल्फ रिपोर्टेड क्रिएटिविटी, यानी कि जिन क्वेश्चनर्स के थ्रू हम पर्सन से उसकी सेल्फ रिपोर्ट लेते हैं, वो सेल्फ रिपोर्टेड क्रिएटिविटी में आता है। उससे पता चलता है कि पर्सन अपने को खुद को कितना ज्यादा क्रिएटिव मानता है। क्रिएटिव पर्सनैलिटी, इससे हमें ये पता चलता है कि कोई पर्सन किसी नए एक्सपीरियंस के लिए कितना ओपन है, एम्बिग्यूटी के लिए कितना टॉलरेंस है उसके अंदर, रिस्क टेकिंग बिहेवियर कितना है। इसके लिए हम डिफरेंट पर्सनैलिटी इन्वेंट्री यूज करते हैं, तो क्रिएटिव पर्सनैलिटी इन्वेंट्री लिख सकते हैं आप, उसकी हेल्प से हमें पता चल पाता है। तो ये सबसेक्शंस हैं जिससे किसी भी पर्सन की क्रिएटिविटी की जो डायमेंशन है उसको फाइंड आउट करने में हेल्प मिलती है कि पर्सन अगर क्रिएटिव है तो किस हद तक क्रिएटिव है, ये हम फाइंड आउट कर पाते हैं। ओके, नेक्स्ट है हमारा टॉपिक विच इज मिनेसोटा मल्टीफेजिक पर्सनैलिटी इन्वेंट्री। इसको पढ़ते हैं क्विकली, आप रीडिंग कीजिए, गिव मी जस्ट 1 मिनट, मैं एक ब्रेक लेके वापस क्लास में आती हूँ। ओके, सो आई एम बैक आफ्टर दिस ब्रेक। अब हम करेंगे मिनेसोटा मल्टीफेजिक पर्सनैलिटी इन्वेंट्री MMPI को क्विकली रिव्यू। ये जो टॉपिक है 10 मार्कर में पूछा गया है आपके एग्जामिनेशन में, काफी कुछ मैंने इस वाले पोर्शन में यहाँ पे ऐड करने की कोशिश की है, जो भी चीजें पॉसिबल थी इसमें आगे पूछी जा सकती थी, सब कुछ एक ही जगह पे कलेक्ट कर दिया है। तो आइए MMPI को फटाफट से शुरू करते हैं। कई बार तो नाम सुना ही है आपने, अब तक तो नाम याद ही हो गया होगा, मिनेसोटा मल्टीफेजिक पर्सनैलिटी इन्वेंट्री। ये काफी ज्यादा वाइडली यूज होने वाली एक ऐसी इन्वेंट्री है, जो नाम में ही लिखा हुआ है पर्सनैलिटी इन्वेंट्री, तो असेसमेंट होता है पर्सनैलिटी का इसमें, और साइकोपैथोलॉजिकल वे में इसका यूज होता है। ये ओरिजिनली डेवलप हुई थी लेट 1930s में बाय स्टार्क एस हैथवे एंड JC मैकिनले ने इसे क्रिएट किया था एट द यूनिवर्सिटी ऑफ मिनेसोटा। इट हैज अंडरगॉन सेवरल रिविजन्स, जिसमें MMPI 2 1989 में आया था, फिर उसके बाद MMPI 2 रीस्ट्रक्चर्ड फॉर्म जिसे हम बोलते हैं 2008 में आया था, और ये करंट वर्जन इसका रहा है, लेकिन इसके बाद भी अपडेशन हुए हैं। तो हिस्ट्री और डेवलपमेंट पे आते हैं पहले। MMPI 2 और MMPI 2RF को पढ़ लीजिए, इतना बहुत है, लिख के आएंगे तो इसके आगे के रिवीजन को लिखने की जरूरत नहीं है। जो फर्स्ट रिवीजन हुआ था, दिस वाज डिजाइंड टू हेल्प डायग्नोस साइकियाट्रिक कंडीशंस इन अडल्ट्स। It was based on empirical keying where items were selected based on their ability to differentiate between predefined groups। मतलब लोग साइकियाट्रिक पेशेंट हैं या नॉर्मल हैं, इतना ही क्लासिफिकेशन करने के लिए MMPI बना था। जो इसके क्वेश्चन थे
उसको इम्प्लीमेंट किया जाता था जो हमारा पेशेंट है, जो क्लाइंट है उनके ऊपर, लेकिन जो डिवीजन होता था वो साइकेट्रिक पेशेंट है या फिर नॉर्मल है, इसमें डिफरेंशिएट करने के लिए होता था। देन केम MMPI 2 विच वॉज अपडेटेड टू इम्प्रूव द टेस्ट साइकोमेट्रिक प्रॉपर्टीज, नॉर्म्स को अपडेट किया गया एंड टू इंक्लूड न्यू आइटम्स फॉर बेटर कवरेज ऑफ कंटेम्प्रेरी यूज। फिर इश्यूज ये देखने की कोशिश की गई कि इसके बाद भी हम और चीजों को कवर कर सकते हैं, क्या चीजें निकल के आ सकती हैं, तो उसका अपडेशन किया गया। फिर मोर स्ट्रीमलाइंड वर्जन वाज क्रिएटेड फोकसिंग ऑन द मेजरमेंट ऑफ साइकोपैथोलॉजी, रिड्यूसिंग द नंबर ऑफ स्केल्स व्हाइल मेंटेनिंग और एनहांसिंग वैलिडिटी। अब जो आया उसमें हमने नंबर ऑफ स्केल्स को तो रिड्यूस किया, लेकिन उसकी वैलिडिटी को और एनहांस करा गया और बेहतर निकल कर आया MMPI 2। स्ट्रक्चर की बात करें तो आइटम्स के बेसिस पर अगर हम देखें तो MMPI 2 में 567 ट्रू फॉल्स क्वेश्चंस होते हैं और कई ग्रुप में ये डिवाइडेड होते हैं, मतलब कई तरह के इश्यूज को रिजॉल्व करने की इसके थ्रू कोशिश की जाती है, जिसकी हेल्प से हमें पता चलता है कि कौन सी प्रॉब्लम किस कैटेगरी में फॉल हो रही है। These items cover a wide range of topics from physical health to psychological symptoms and personal behaviors. राइट स्केल्स कौन से यूज होते हैं इसमें? क्लिनिकल स्केल्स, कई सारे स्केल्स यूज होते हैं। पहले क्लिनिकल स्केल की बात करेंगे। 10 in the original MMPI measuring different aspects of psychopathology like hypochondriasis, depression and schizophrenia. क्लिनिकल स्केल की हेल्प से हम डिफरेंट क्लिनिकल इश्यूज को यहाँ पे अंडरस्टैंड कर सकते थे उन स्केल्स का यूज करके। वैलिडिटी स्केल्स, these help assess the test taker's approach to the test, checking for response bias such as faking good or bad और random responding। यानी जो पर्सन है उससे हमें जो टेस्ट के रिजल्ट्स मिल रहे हैं वो कितने, उनकी वैलिडिटी कितनी है, हाई है या लो है, ये पता कर सकते थे। कंटेंट स्केल्स, एडिशनल स्केल्स इन MMPI 2 एंड MMPI 2 RF दैट फोकस ऑन स्पेसिफिक सिम्टम्स और बिहेवियर। कंटेंट स्केल्स बनाए गए जो सिर्फ इस चीज के लिए थे जिसकी हेल्प से पता चलता था कि किसी पर्टिकुलर सिम्टम या किसी पर्टिकुलर बिहेवियर को उसमें असेस किया जा सकता है या नहीं। रीस्ट्रक्चर्ड क्लिनिकल स्केल्स, फिर ऐसे स्केल्स को क्रिएट किया गया। दीज स्केल्स एम टू मेजर कोर कंस्ट्रक्ट्स ऑफ साइकोपैथोलॉजी मोर प्योरली, मतलब अगर डिप्रेशन भी आइडेंटिफाई हुआ है तो वो किस लेवल का है, किस डिग्री का है, उसके साथ कोई और प्रॉब्लम तो नहीं एसोसिएटेड है, ये फाइंड आउट करने के लिए। एडमिनिस्ट्रेशन की बात करें तो सबसे पहले सेटिंग्स की तरफ हम आते हैं, जहाँ पे एक कंट्रोल्ड क्लिनिकल और प्रोफेशनल सेटिंग में एक प्रोफेशनल वेल ट्रेंड साइकोलॉजिस्ट ही उसको एडमिनिस्टर करते हैं। बहुत सारे एथिकल इश्यूज का ध्यान रखा जाता है कि प्राइवेसी रहे, डिस्ट्रैक्शंस रिड्यूस हो, इंटीग्रिटी मेंटेन हो टेस्ट टेकिंग एनवायरनमेंट की। फॉर्मेट इनमें से कोई भी यूज हो सकता है बेस्ड ऑन द रिक्वायरमेंट, MMPI 2 या MMPI 2 RF। इंस्ट्रक्शंस में हमें ये बताया जाता है, हम अपने क्लाइंट को ये बताते हैं कि उनके जो क्वेश्चंस हैं वो ट्रू फॉल्स के बेसिस पर हैं और उनको ऑनेस्टली उसको आंसर करें, ओवर थिंकिंग ना करें, ओवर थिंकिंग से वो गलत की तरफ पहुंच सकते हैं। टाइम जो है वो 60 से 90 मिनट्स का दिया जाता है MMPI 2 में, और डिपेंडिंग की कितनी रीडिंग स्पीड है, अगर कोई बहुत ज्यादा स्लो है तो थोड़ा बहुत टाइम में वेरिएशन ऊपर और नीचे दोनों तरफ से हो सकता है। रीडिंग लेवल, द आइटम्स आर रिटन एट रफली अ 6th ग्रेड रीडिंग लेवल टू एंश्योर मोस्ट कैन अंडरस्टैंड, मतलब इतनी डिफिकल्ट और टफ लैंग्वेज नहीं रखी गई है जो कोई पढ़ ना पाए, तो रीडिंग का लेवल भी बहुत सिंपल रखा गया है। लैंग्वेज एंड ट्रांसलेशन, पहले तो ये इंग्लिश में बनाए थे लेकिन बाद में नॉन इंग्लिश स्पीकिंग के टेस्ट टेकर्स के लिए भी इनके जो ट्रांसलेशन है वो अवेलेबल है, ठीक है, लेकिन ये हमेशा साइकोमेट्रिकली उतने ओरिजिनल साउंड नहीं करेंगे, ऐसा नहीं लगेगा कि वो रियल से हैं। MMPI की स्कोरिंग की बात करें तो सबसे पहले रॉ स्कोर्स लिए जाते हैं, मतलब ट्रू और फॉल्स के बेसिस पर पता चल जाता है कि कितने आंसर्स ट्रू आए, कितने फॉल्स आए, तो ये तो एक सबसे पहला स्टेप होता है जहाँ पे रॉ स्कोर्स कलेक्ट किए जाते हैं। फिर उन रॉ स्कोर को टी स्कोर्स में कन्वर्ट किया जाता है। यहाँ से शुरुआत हो जाती है स्टैटिस्टिकल मेजर की, जहाँ पे हम उसको टी स्कोर्स में कन्वर्ट करते हैं यूजिंग द स्टैंडर्डाइज टेबल। स्केल इंटरप्रिटेशन किया जाता है। क्लिनिकल स्केल पे हम देखते हैं कि हमारे कितने जो आंसर्स हैं वो क्लिनिकल स्केल्स पे हमें मिल रहे हैं। वैलिडिटी स्केल पर हमें कितने मिल रहे हैं, यानी कि जो लाई, इसके अंदर भी सब स्केल्स बन जाते हैं, लाई स्केल, इनफ्रिक्वेंटली स्केल और करेक्शन स्केल। जो तीनों स्केल हैं वो अलग अलग तरीके से अलग अलग क्वेश्चन आयर होते हैं, तो अलग अलग स्केल के बेसिस पर हम देखते हैं कि जो हमें आंसर्स मिल रहे हैं वो किस कैटेगरी में फॉल हो रहे हैं, वो उसको उस कैटेगरी में रख दिया जाता है। Then profile analysis. The T-scores are plotted onto a profile sheet, creating a visual representation of the individual score across scale. ये सारा जो काम होता है, क्योंकि ये एक एडमिनिस्ट्रेशन के बाद स्कोरिंग का पार्ट है जो कि कोई प्रोफेशनली ही कर सकता है, कोई सीखा वो पर्सन ही कर सकता है। आपको तो थियोरेटिकल यहाँ पे पढ़ने को मिल रहा है, तो कैसे उसके स्कोर्स को जब हम टी स्कोर्स में कन्वर्ट कर देते हैं, फिर कैसे उनकी प्लॉटिंग होती है, फिर उनकी कंप्यूटराइज्ड स्कोरिंग करते हैं कि जो स्कोरिंग है
वो सॉफ्टवेयर के थ्रू भी की जा सकती है, जिससे हमें चीज़ें ईजी हो जाती हैं, क्योंकि मैनुअली करना उतना आसान नहीं होता है। तो कंप्यूटराइज स्कोरिंग भी की जा सकती है। फिर उसके बाद हम लास्ट में इंटरप्रिटेशन पे पहुंचते हैं, जहाँ पे क्लिनिकल जजमेंट बनाया जाता है। प्रोफेशनल्स जो होते हैं वो किन किन चीज़ों पे ध्यान देते हैं, स्केल्स का कॉन्फ़िगरेशन पे ध्यान देते हैं कि हाई और लो स्कोर किस किस में आए हैं, वैलिडिटी स्केल पैटर्न्स टू इंश्योर द टेस्ट रिजल्ट्स आर क्रेडिबल। ये भी देखा जाता है कि जो जो रिजल्ट्स निकल कर आ रहे हैं उनकी वैलिडिटी क्या है, और पर्सन की हिस्ट्री, करंट सिचुएशन, रेफरल का रीजन, ये सारी चीजें उसमें नोट की जाती हैं। देन कम्स एथिकल कंसिडरेशन। जो स्कोर्स हैं उनका मिस इंटरप्रिटेशन ना किया जाए, कल्चरल कॉन्टेक्स्ट में खास तौर से, कि उनको ट्रांसलेटेड वर्जन में जब यूज किया जाए तो एथिकल प्रैक्टिस का बहुत ज्यादा ध्यान रखा जाता है। वो तो रखा ही जाता है हर हमेशा ही, आप देखते हैं। तो स्कोरिंग और इंटरप्रिटेशन एमएमपीआई की करना थोड़ा सा डिफिकल्ट है। आप देख रहे थे यहाँ पर भी आपको थोड़ा सा रेक्टिफिकेशन वाली चीजें लग रही थी समझाते वक्त पे, क्योंकि ये चीज अगर प्रैक्टिकली कराई जा रही है तब तो आपको वैसे समझाया जा सकता है, नहीं तो अदरवाइज इसको स्ट्रेच करना थोड़ा मुश्किल है। तो पॉइंटर्स की फॉर्म में भी ध्यान रखेंगे तो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से लिखी आएंगे, वरना मैं एमएमपीआई पर एक अलग से आपको समझाते हुए, चीजों को दिखाते हुए कि किस तरीके से हम उसको यूज कर सकते हैं, कैसे वो चीजें होती है, वहां पर एक डिटेल्ड वीडियो बनाऊंगी। डिटेलिंग जब मैं करूंगी तो मुझे 1 घंटे से कम नहीं लगेगा, क्योंकि एमएमपीआई को समझाना इज इटसेल्फ अ टफ टास्क। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है द टॉरेंस टेस्ट ऑफ क्रिएटिव थिंकिंग, जिसको मेरे ख्याल से मैं नेक्स्ट वीडियो में ही कवर करने वाली हूँ। यस, आज का हमारा टारगेट तो था इसका, बट लेट्स कीप इट फॉर द नेक्स्ट वीडियो, क्योंकि आगे छोटे छोटे टॉपिक्स हैं, तो ये थोड़ा सा बड़ा है, आज के वीडियो की लेंथ बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी। तो बेहतर यही रहेगा कि इसको हम वहां पे कवर करेंगे, तो सारे हमारे वीडियो सेम रहेंगे। और वैसे भी ये 7th वीडियो है जो आज आप देख रहे हैं, 8th वीडियो में इसे हम कवर करेंगे, और सारे टॉपिक्स के साथ में आपका MPC 012 कवर हो जाएगा। तो कैसा लगा आज का वीडियो जरूर बताइएगा। मैं मिलूंगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में। चलो, टेक केयर ऑफ योर सेल्फ, सी यू सुपर सून, बाय बाय।